भारत की आजादी की कहानी सिर्फ दिल्ली से शुरू नहीं होती। छत्तीसगढ़ की धरती ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और इसी धरती के एक वीर थे वीर नारायण सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। वीर नारायण सिंह जमींदार थे, लेकिन गरीबों का दर्द बखूबी समझते थे। जब लोग भूख से परेशान थे तो वे उनके साथ खड़े हुए थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था और अपनी जनता के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। उनकी यही लड़ाई छत्तीसगढ़ में आजादी की बड़ी चिंगारी बनी। वीर नारायण सिंह वो एक नाम नहीं, छत्तीसगढ़ की वीरता की पहचान है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर चलते हैं छत्तीसगढ़ की उस धरती पर जहां आजादी की पहली बड़ी चिंगारी ने जन्म लिया था, जहां भूख के खिलाफ उठी आवाज अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ विद्रोह में बदल गई थी। सोना खान की धरती और वीर नारायण सिंह, एक जमींदार जिसने अपनी प्रजा का दर्द अपना दर्द समझा। कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के सोना खान से, एक ऐसी धरती जहां जंगल है, पहाड़ है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच इतिहास ने एक ऐसे वीर को जन्म दिया जिसका नाम आज भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में सम्मान से लिया जाता है। नाम था वीर नारायण सिंह। सोना खान के जमींदार परिवार से आने वाले वीर नारायण सिंह के पास जमीन थी, प्रतिष्ठा थी और समाज में एक मजबूत स्थान था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी जमींदारी नहीं थी, उनकी पहचान थी अपनी जनता से उनका रिश्ता। उनके आसपास रहने वाले किसान और ग्रामीण उन्हें सिर्फ जमींदार के रूप में नहीं देखते थे, उनके लिए वे अपने सुख दुख में साथ खड़े होने वाले व्यक्ति थे। लेकिन 19वीं सदी का वह दौर आसान नहीं था। अंग्रेजी शासन का प्रभाव बढ़ रहा था, स्थानीय व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा था और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। फिर आया साल 1856। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सूखे और अकाल ने लोगों को परेशान कर दिया। जिस खेत में फसल होनी चाहिए थी वहाँ सूखी जमीन दिखाई दे रही थी। जिस घर में अनाज के बोरे होने चाहिए थे वहाँ खाली बर्तन नजर आने लगे। गरीब परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आज खाना कहाँ से आएगा। और यहीं से वीर नारायण सिंह की जीवन की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपनी जनता की परेशानी को सिर्फ एक समस्या की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे अपना दर्द माना। एक तरफ उनके पास जमींदार होने की ताकत थी और दूसरी तरफ उनकी जनता भूख और संकट से जूझ रही थी। उन्होंने तय किया कि वे चुप नहीं बैठेंगे। यही फैसला आगे चलकर उन्हें अंग्रेजी शासन के सामने खड़ा करने वाला था। जिस व्यक्ति के पास अपना जीवन आराम से बिताने का रास्ता था, उसने अपनी जनता के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। और शायद यही वजह है कि वीर नारायण सिंह की कहानी आज भी सिर्फ इतिहास नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी लगती है जिसने अपनी पहचान से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को महत्व दिया। महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी को गौरवान्वित करने वाले सोना खान के जमींदार, जिनको मैं क्रांतिवीर कहता हूँ, वे हमारे छत्तीसगढ़ के 1857 की क्रांति के पहले शहीद हैं। और इस प्रकार से हम ये भारतीय इतिहास में देखते हैं कि 1857 से 1947 का जो समय है वह राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहा जाता है। वीर नारायण सिंह जो थे वे सोना खान के जमींदार थे और उनके पिताजी राम राय ने भी अंग्रेजों के खिलाफ में 1818-19 से विरोध किया था। उनके पूर्वजों ने भी एक प्रकार से अन्याय अत्याचार के खिलाफ विरोध किया। और जब 1830 में 35 साल की उम्र में उन्होंने शासन संभाला जमींदारी का, तो वहाँ से लेकर के 1857 तक शासनकाल चलते रहा। और इस बीच में जनता के हित में जैसा जो काम सब करते रहे। सबसे बड़ा प्रसंग है 1856 में एक अकाल पड़ा सोना खान में, उसको मैं कहती हूँ भूख से उपजी क्रांति। तो उसमें उसने क्या किया कि जमींदार के कर्तव्य के नाते व्यापारियों से, लोगों से अनाज मंगा।
यहाँ तक मांगा कि बाढ़ी में दे दीजिए, हम फसल के बाद वापस कर देंगे। तो जब लोगों ने, व्यापारियों ने, जमाखोर लोगों ने इनकार कर दिया, तो उन्होंने अपने कर्तव्य के निहन करा, अपनी कोठी का धान भी बांट दिया पूरा, और वहाँ से भी कोठी के धान निकाल के जितनी ज़रूरत थी लोगों को बंटवा दिया। व्यापारियों को मौका मिला, अंग्रेजों की शिकायत किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया संबलपुर जाते हुए और रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। अकाल, भूख और इंसानियत की बगावत। जब जनता भूखी थी तब एक जमींदार ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां किसी महल से नहीं बल्कि भूखे पेट से जन्म लेती है। साल था 1856। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सूखे और अकाल ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। खेतों में फसल नहीं थी, घर में अनाज नहीं था और गरीब परिवारों के सामने हर दिन एक ही सवाल था, आज चूल्हा जलेगा या फिर नहीं। जिन लोगों की जिंदगी खेती पर निर्भर थी उनके लिए ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, ये जिंदगी बचाने की लड़ाई थी। एक तरफ गांव में लोग अनाज के लिए परेशान थे तो दूसरी तरफ अनाज के भंडारण को लेकर भी शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। वीर नारायण सिंह अपनी जनता की हालात देख रहे थे। वे जमींदार थे, उनके पास अधिकार था, लेकिन उनके सामने अपनी जनता का दर्द था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार कसडोल क्षेत्र में एक व्यापारी के गोदाम में जमा अनाज को लेकर उन्होंने हस्तक्षेप किया और जरूरतमंद लोगों के बीच अनाज बांट दिया। अंग्रेजी प्रशासन की नजर में ये कानून तोड़ने की घटना थी, लेकिन जनता के लिए ये उस समय मदद की उम्मीद थी। यही घटना वीर नारायण सिंह को अंग्रेजी शासन की नजर में एक बड़ा विरोधी बना देती है। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों को शायद लगा होगा कि एक व्यक्ति को कैद करके उसकी आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन वे भूल गए थे कि वीर नारायण सिंह की आवाज सिर्फ उनकी अपनी आवाज नहीं थी, वह उन लोगों की आवाज थी जिनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़ रहे थे। उन परिवारों की आवाज थी जो भूख से जूझ रहे थे और उन ग्रामीणों की आवाज थी जो अपने हक और सम्मान के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ देखना चाहते थे जो उनके लिए खड़ा हो। और यहीं से वीर नारायण सिंह की लड़ाई सिर्फ अनाज की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई बन गई अन्याय के खिलाफ आवाज की, और आगे चलकर यही आवाज अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का रूप लेने वाली थी। जेल की दीवारों से बाहर निकली आजादी की आवाज। जिसे अंग्रेजों ने कैद किया वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। किसी आवाज को दबाने के लिए उसे कैद किया जा सकता था, लेकिन अगर वह आवाज लोगों के दिलों में उतर चुकी हो तो जेल की दीवारें भी उन्हें रोक नहीं सकती। वीर नारायण सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के सवाल पर अंग्रेजी प्रशासन से टकराव के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब वह जेल में थी, लेकिन बाहर देश बदल रहा था। साल था 1857। देश के कई हिस्सों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी। सैनिकों में असंतोष था, राजाओं और रियासतों में विरोध था, आम लोगों में भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। और इसी दौर में छत्तीसगढ़ में भी आजादी की उस लहर की गूंज पहुंची। वीर नारायण सिंह जेल में थे, लेकिन उनके समर्थक और स्थानीय लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार अगस्त 1857 में वे रायपुर जेल से बाहर निकलकर सोनाखान पहुंचे। अब उनके सामने सिर्फ अपनी गिरफ्तारी का बदला लेने का सवाल नहीं था, अब समय था अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष का। सोनाखान लौटने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों और आदिवासी समाज को अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे उनके साथ एक सशस्त्र दल तैयार हुआ। कहा जाता है कि उनके साथ करीब 500 लोगों का समूह था। कल्पना कीजिए उस समय का दृश्य, एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत, उनके पास प्रशिक्षित सैनिक, हथियार और संसाधन, और दूसरी तरफ सोनाखान की धरती पर खड़े स्थानीय लोग जिनके पास अपनी जमीन का ज्ञान था और अपने नेता पर भरोसा। अब सोनाखान अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक इलाका नहीं था, ये एक चुनौती बन चुका था। जंगलों में हलचल थी, गांव में खबरें पहुंच रही थी,
लोग संगठित हो रहे थे और अंग्रेजी प्रशासन को एहसास होने लगा था कि जिसे उन्होंने जेल में बंद किया था वह अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर उनके सामने खड़ा है। एक व्यक्ति जेल से बाहर आया था, लेकिन उसके साथ बाहर आई थी एक पूरी आवाज। वह आवाज थी आजादी की। जंगल बना युद्ध का मैदान। अंग्रेजों के पास हथियार थे, लेकिन वीर नारायण सिंह के पास अपनी मिट्टी का ज्ञान था। एक तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत, उसके पास प्रशिक्षित सैनिक थे, हथियार थे और बड़ी सैन्य ताकत थी, और दूसरी तरफ थे सोना खान के लोग जिनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई अंग्रेजी सेना छीन नहीं सकती थी, अपनी जमीन का ज्ञान। सोना खान का इलाका जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के रास्ते हर किसी के लिए आसान नहीं थे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यही जंगल उनकी पहचान थी। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ पहाड़ी रास्ता संकरा हो जाता है, कहाँ से निकलकर दूसरे इलाके तक पहुँचा जा सकता है, ये सब स्थानीय लोग जानते थे। वीर नारायण सिंह ने इसी स्थानीय समझ और अपने समर्थकों की ताकत के सहारे अंग्रेजी शासन का विरोध जारी रखा। ऐतिहासिक विवरणों में उनके संघर्ष में छापामार शैली की रणनीति का उल्लेख मिलता है। इस तरह की लड़ाई में बड़ी सेना से सीधी भिड़ंत के बजाय इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों का इस्तेमाल किया जाता है। सोना खान के जंगल उनके लिए सिर्फ छिपने की जगह नहीं थी, वे उनकी रणनीति का हिस्सा थी। इधर अंग्रेजी प्रशासन वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा था, उधर स्थानीय लोग अपने नेता का साथ दे रहे थे। अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं ढूंढना था, उन्हें उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचना था जो वीर नारायण सिंह के साथ खड़ा था। और यही कारण था कि सोना खान अंग्रेजी प्रशासन के लिए लगातार मुश्किल बनता गया। ये संघर्ष हमें एक बड़ी बात समझाता है। आजादी की लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों में नहीं लड़ी गई, कई बार जंगलों में, पहाड़ियों के बीच, गांव की पगडंडियों पर और आम लोगों के भरोसे के दम पर भी लड़ी गई है। वीर नारायण सिंह के साथ खड़े लोग शायद इतिहास की बड़ी किताबों में दर्ज न हों, लेकिन उनकी भूमिका इस संघर्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ उसके नेता में नहीं होती, उसके पीछे खड़े लोगों में होती है। और सोना खान में यही ताकत अंग्रेजी शासन के सामने खड़ी थी। अंग्रेजों ने बदली रणनीति। जब वीर नारायण सिंह तक पहुंचना मुश्किल हुआ तो अंग्रेजों ने उनकी ताकत को तोड़ने की कोशिश की। हर लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, कभी कभी सामने वाले को हराने के लिए उसकी ताकत को समझना पड़ता है और फिर उसी ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। वीर नारायण सिंह के संघर्ष में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सोना खान के जंगल और पहाड़ियाँ उनके लिए मददगार थी, स्थानीय लोगों का समर्थन उनके साथ था और अंग्रेजी सेना के लिए उन्हें आसानी से पकड़ पाना मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन अंग्रेजी शासन इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। वीर नारायण सिंह की गतिविधियों पर नजर बढ़ाई गई, उनके खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाया गया और स्थानीय स्तर पर उनके विरोधियों तथा अंग्रेजों के सहयोगियों की मदद भी ली गई। अब अंग्रेजों की कोशिश सिर्फ वीर नारायण सिंह तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि उनके साथ खड़े लोगों को अलग करने की भी थी, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे कि जब तक जनता का भरोसा वीर नारायण सिंह के साथ है, तब तक उन्हें कमजोर करना आसान नहीं होगा। यहीं से संघर्ष और मुश्किल होने लगा। एक तरफ अंग्रेजी सेना का दबाव बढ़ रहा था, दूसरी तरफ वीर नारायण सिंह के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चिंता अपनी सुरक्षा नहीं थी। उनके सामने सवाल था, अगर संघर्ष आगे बढ़ा तो मेरी जनता का क्या होगा? जिन ग्रामीणों ने उनका साथ दिया था, जिन आदिवासी परिवारों ने उनके लिए अपना समर्थन दिया था, जिन लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़े होने का साहस किया था, उन पर भी कार्रवाई का खतरा बढ़ रहा था।
और यही वह मोड़ था जहां वीर नारायण सिंह को सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक नेता की तरह फैसला लेना था, क्योंकि युद्ध में कभी कभी सबसे कठिन फैसला हथियार उठाना नहीं होता बल्कि तय करना होता है कि किसकी कीमत पर लड़ाई जारी रखी जाए। वीर नारायण सिंह के सामने भी यही सवाल था, अपनी लड़ाई जारी रखे या अपनी जनता को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुने। आने वाला फैसला उनकी कहानी को और भी बड़ा बनाने वाला था। मेरी लड़ाई की कीमत जनता क्यों चुकाए? एक योद्धा जिसने अपनी जीत से पहले अपनी जनता को चुना। किसी भी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल होता है कि जीतेगा कौन, लेकिन वीर नारायण सिंह के सामने सवाल कुछ और था। अगर मैं लड़ता रहा तो मेरी जनता का क्या होगा? अंग्रेजी सेना का दबाव लगातार बढ़ रहा था। सोना खान में संघर्ष का माहौल था। एक तरफ वीर नारायण सिंह और उनके साथ खड़े लोग, तो दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत की बड़ी सैन्य ताकत। लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ सकता था? उन लोगों पर जिनका इस संघर्ष में सबसे बड़ा दाव लगा था। सोना खान के ग्रामीण, आदिवासी परिवार, किसान, वे लोग जिन्होंने वीर नारायण सिंह पर भरोसा किया था। अगर अंग्रेजी सेना गांव पर कार्रवाई करती तो आम लोगों को निशाना बनाया जाता, तो इसका दर्द किसे सहना पड़ता? जनता को। और यही बात वीर नारायण सिंह को भीतर से परेशान कर रही थी। वह चाहते तो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते थे, वह चाहते तो अपनी सुरक्षा के बारे में सोच सकते थे, लेकिन उनके लिए अपनी जनता की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। ऐतिहासिक विवरणों में उनके आत्मसमर्पण को अपनी जनता को और नुकसान से बचाने की कोशिश के रूप में बताया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी शासन के सामने झुकने से इनकार किया था, उसी ने अपनी जनता की रक्षा के लिए खुद को उनके सामने सौंपने का फैसला किया। इसे सिर्फ आत्मसमर्पण कहना शायद उनकी कहानी को अधूरा कर देगा, क्योंकि उनके लिए फैसला अपनी जान बचाने का रास्ता नहीं था, बल्कि अपनी जनता को बचाने की कोशिश थी। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है। वह सिर्फ अपने साथ खड़े लोगों को आगे नहीं करता, जरूरत पड़ने पर खुद सबसे आगे खड़ा हो जाता है। वीर नारायण सिंह ने अपनी जनता से यही रिश्ता निभाया। उन्होंने बताया कि नेतृत्व सिर्फ सत्ता या ताकत का काम नहीं है। नेतृत्व का मतलब है जब संकट आए तो सबसे पहले अपनी ताकत के बारे में सोचना। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी दिल को छूती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी से एक सवाल का जवाब दिया, जब जनता मुश्किल में हो तो नेता खुद को बचाए या जनता को। उन्होंने जनता को चुना। 10 दिसंबर 1857 एक शहादत। अंग्रेजों ने जिंदगी छीन ली, लेकिन वीर नारायण सिंह की कहानी नहीं मिटा सके। 10 दिसंबर 1857 छत्तीसगढ़ के इतिहास की वो तारीख जिसे याद करते हुए आज भी सोना खान और रायपुर की धरती अपने उस वीर को नमन करती है। वीर नारायण सिंह का संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। अंग्रेजी शासन उन्हें अपना बड़ा विरोधी मान चुका था। उन्होंने अंग्रेजों के सामने आवाज उठाई थी, अपनी जनता के लिए संघर्ष किया था और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी। लेकिन आखिरकार अंग्रेजी शासन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और फिर आया वो दिन 10 दिसंबर 1857। रायपुर में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। एक ऐसा वीर जिसने अपनी जनता के लिए आवाज उठाई थी, उसे अंग्रेजी सत्ता ने हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की। लेकिन इतिहास में एक बात बार बार साबित हुई है, शहीद की आवाज को शरीर के साथ खत्म नहीं किया जा सकता। वीर नारायण सिंह का शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनका नाम लोगों की यादों में रह चुका है। उनकी शहादत छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संघर्ष की एक महत्वपूर्ण स्मृति बन चुकी है। आज रायपुर का जय स्तंभ चौक उसी इतिहास की याद दिलाता है। आज वहाँ शहर की रफ्तार है, लोग आते जाते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन इसी धरती ने एक समय उस वीर की शहादत देखी थी, जिसने अपनी जनता की भूख को अपना दर्द समझा था, जिसने अंग्रेजी शासन के सामने आवाज उठाई थी
और जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला भी अपनी जनता के हित को ध्यान में रखकर किया। और यही वजह है कि वीर नारायण सिंह की कहानी सिर्फ 1857 की कहानी नहीं है, ये कहानी है साहस की, जनता के प्रति जिम्मेदारी की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की और सबसे बढ़कर बलिदान की। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमें उन वीरों को भी याद करना चाहिए जिनके संघर्ष ने आजादी की नींव मजबूत की। वीर नारायण सिंह उन्हीं वीरों में से एक है। तो कुल मिलाकर वीर नारायण सिंह की ये कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए हमें हमेशा खड़ा रहना चाहिए। आज हम आजाद हैं तो ऐसे ही वीरों की वजह से छत्तीसगढ़ के इस अमर वीर को हम दिल से नमन करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।